हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम है दीपक तंवर और हम शुरू करने जा रहे हैं 30 मिनट रैपिड रिवीजन, जिसमें शुरुआत हुई है कक्षा 10 के भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी की। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा संसाधन एवं विकास, इट मींस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब हमें ये चीज तो पता है कि संसाधन जो है वो इस तरह से विद्यमान है कि कोई भी ऐसी चीज, वस्तु है ना, जो इंसान के काम को आसान बनाती है, वो सारी क्या है, संसाधन है ना, हमारे उपयोग की। और उन्हीं का विकास, उन्हीं का डेवलपमेंट किस में आता है, संसाधन एवं उनके विकास में। बेसिकली दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर बुक में हमारी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं। संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा क्या कहती है। ये कह रहा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अब यहां पे एक शब्द आया है, आर्थिक संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य, मतलब कि वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे हमारा समाज स्वीकार करता हो। ऐसा नहीं करना कि जैसे रोबेस्पियर ने किया था, है ना, ग्लूटीन बिछा दो और सबको मारे जाओ, तो वो संसाधन नहीं है, वो एक रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो संसाधन का मतलब क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो हमारे काम आ रही है या फिर हमारे काम को आसान बनाती है, वो सारे के सारे क्या है, संसाधन है। जैसे कि बात करूं, मेरे पास ये स्टाइलस है, पीछे व्हाइट बोर्ड है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, है ना, हमारे लेक्चर को आसान बना रहे हैं, तो क्या है, संसाधन है ना। जैसे ये बॉटल है ना, इसमें 12 से 13 घंटे तक पानी गर्म हो तो गर्म रहता है, ठंडा हो तो ठंडा रहता है, ये क्या मेरे लिए रिसोर्स है ना। जैसे ये टी शर्ट है ना, मेरे ग्लासेस हैं और हमारे नोट्स है, ये सभी क्या है, हमारे लिए संसाधन है। और इन सभी संसाधनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लियर। चलो, जैसे कि हम देखो यहां पर आपसी सहसंबंध, भौतिक पर्यावरण यानी कि हम प्रकृति की बात करते हैं, कितना संबंध है सर, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, इन तीनों को एक ही चीज है जो आपस में जोड़ के रखती है, वो है मानव, है ना। मानव क्या कर रहा है, मानव प्रकृति से वस्तुएं लेता है, आसान बनाता है, संसाधन हो गया। मानव प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है, संसाधन हो गया। मानव संस्थाएं बना रहा है, संसाधन हो गया। मानव अपने दिमाग की क्षमताओं का यूज कर रहा है, संसाधन हो गया, है ना। तो मानव भी अपने आप में क्या है, एक संसाधन है और वो किसी ना किसी तरीके से प्रकृति, संस्था, प्रौद्योगिकी, इन सब में जुड़ा हुआ और अहम हिस्सा रखता है अपना। चलो आगे फिर क्या बोल रहा है, अब संसाधनों का वर्गीकरण, ये आपने देखा होगा, नहीं पढ़ा नहीं याद है तो देख लेना। हमारी गारंटी है कि इस लेक्चर को अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। जैसे देखो, संसाधन क्या है, दो तरह के मेनली, क्या है सर, प्राकृतिक संसाधन। संसाधन में पहला पॉइंट हम कहां है, प्राकृतिक संसाधन में, यानी प्राकृतिक सर जो संसाधन प्रकृति से मिले वो सारे के सारे प्राकृतिक हैं। अब इन्हीं प्राकृतिक के अंदर कुछ ऐसे हैं जो कुछ समय पश्चात दोबारा बन जाते हैं, वो नवीकरणीय आ गए, और कुछ ऐसे संसाधन जो दोबारा नहीं बनते, वो अनवीकरणीय आ गए। जैसे इस धरती में पूरा पानी है, क्या पानी को खत्म किया जा सकता है, नहीं सर। पानी जितना इस धरती में 10 साल पहले था उतना अब भी है, बट जगह के हिसाब से अलग अलग अनुपात में हमें देखने को मिलता है। पानी क्या है सर, नवीकरणीय संसाधन है। फिर मैं बात करूं सूरज की रोशनी, सर क्या ये खत्म होगी क्या अभी अगले 10-1500 सालों में, नहीं सर, नहीं होगी ना, तो वो क्या है, नवीकरणीय संसाधन। फिर मैं बात करता हूं कि पेट्रोल की, क्या पेट्रोल नवीकरणीय संसाधन है, नहीं सर। क्यों, क्योंकि इसको बनने में, प्रोसेस होने में काफी लंबा समय लगता है। अर्थात ऐसे संसाधन जिसके पुनः चक्रण में ज्यादा समय लगता हो, वो है अनवीकरणीय संसाधन। और ऐसे संसाधन जो कम समय में पुनः चक्रित हो सके, वापस आ सके, वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। अब नवीकरणीय संसाधन की हम बात करें, नवीकरणीय योग्य कौन कौन से हैं सर? सतत अथवा
प्रवाह जैसे कि पवन है, जल है, ये क्या है, ये कंटिन्यू फ्लो करने वाले हैं, सतत प्रवाह वाले संसाधन है। और वहीं दूसरा क्या है, नवीकरणीय के अंदर जैव। अब जैव मतलब क्या है सर, प्राकृतिक वन्य जीव, मतलब कि वन के अंदर, और वन्य जीव यानी कि वन्य वनस्पति और वन्य जीव किसके अंदर, आगे जैव के अंदर। अब यहां पे सर अगर हम बात करें जैव की, तो भी दो तरह के होते हैं, जैव और अजैव, है ना। तो उसी तरह हम सिर्फ पढ़ रहे हैं नवीकरणीय संसाधन, जो कितने तरह के होते हैं सर, दो। पहला सतत अथवा प्रवाह जैसे कि पवन है, जल है। दूसरा है जैव संसाधन, जो भी कितने तरह के होते हैं, दो। पहला है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है वन्य जीव। चलो ये मैटर तो क्लोज हुआ। फिर हम उन संसाधनों में आते हैं, अर्थात कि जो अनवीकरणीय है, मतलब कम समय में जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, उनमें है पुनः चक्रीय, मतलब कि जिसको हम दोबारा रिसाइकल कर सके, है ना। पर है तो अनवीकरणीय संसाधन। क्यों सर, इन संसाधनों को एक बार समाप्त होने के बाद हम दूसरे जो है वो इनको नहीं ला सकते, मतलब कि नया संसाधन नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है, इसी संसाधन को रिसाइकल करके यूज करना है, रिसाइकल रीयूज पढ़ा है ना, 3R करके, है ना। फिर इसमें अचक्रीय संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, है ना, इनको तो रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता, है ना। इसीलिए ये दोनों संसाधन किसके अंदर है, अनवीकरणीय योग्य, मतलब कि जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये सारे आते हैं किसके अंदर, प्रकृति से जुड़े हुए अर्थात प्राकृतिक संसाधन। इन सबको हम अलग रखते हैं। फिर हम चलते हैं मानवीय संसाधन में, यानी कि ऐसे संसाधन जो सीधे या फिर किसी अन्य प्रकार से किससे जुड़े हुए हैं, मानव से जुड़े हुए हैं, जैसे कि संरचनाएं एवं संस्था। संरचना की बात करते हैं, बोतल किसने बनाई, इंसानों ने। नई सर मशीन ने बनाई है, तो मशीन को किसने बनाया, इंसानों ने, है ना। क्या है ये मैन्युफैक्चर है, संरचना है। फिर बात करते हैं मात्रा एवं गुणवत्ता की। गुणवत्ता किसके, मानव के ज्ञान की। मात्रा किसकी, मानव जिस ज्ञान को जिस हिसाब से यूज कर रहा है, संसाधनों को जिस तरह से यूज कर रहा है, वो सभी इसके अंडर आ गए। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि सर संसाधन क्या होते हैं, कैसे मानव जुड़ा हुआ है, और प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों में किन किन तरह के संसाधन हमें देखने को मिलते हैं। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। फिर आगे हमें बताता है कि उत्पत्ति के आधार पर, है ना, कि अगर संसाधनों की उत्पत्ति हो जिस हिसाब से वो बने हैं, तो वो दो प्रकार से है। पहला है जैव संसाधन, यानी जिस संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है। आप सीधे रखना कि जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है, मतलब कि जो जीवित है, ठीक है। और अजैव मतलब कि निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन। जैसे मैं बात करूं, ये क्या है सर, ये है जैव संसाधन, और यह है अजैव संसाधन। सर मैंने बायोटिक अबायोटिक क्यों लिखा, क्योंकि हिंदी में भी प्रश्न पूछते हैं कि बायोटिक संसाधन कौन से हैं बताओ, है ना। फिर अबायोटिक भी बताओ, कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जामिनर। तो देखो बायोटिक यानी जैव संसाधन में क्या क्या है, आर्किया है, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, और फंजाई है। ये सारे क्या हैं, ये सारे जैव संसाधन है, मतलब कि इनमें जीवन है, जो जीवित है, ठीक है। दूसरी तरफ अबायोटिक जिनमें जीवन नहीं है, मतलब कि जो खुद से कोई काम नहीं कर सकते, या फिर जिनमें लाइफ जो है वो नहीं है। जैसे पानी है, सर क्या पानी के अंदर जीव है क्या, नहीं है, बट कंटिन्यू फ्लो के अंदर चलता है। सर लाइट के अंदर है, नहीं, एनर्जी है वो। सर एयर के अंदर जीव है, नहीं है। मिनरल्स में है, सॉइल में है, टेम्परेचर में नहीं। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये अबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं, मतलब अजैव संसाधन के तहत ये सारे आते हैं। तो आपको सीधा से याद रखना है, जैव संसाधन वो जिनमें जीव व्याप्त है, और अजैव संसाधन वो जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं। क्लियर। अगला देखो, अगला हम क्या कह रहे हैं, समाप्यता के आधार पर, यानी कि किस आधार पर संसाधन जो है वो खत्म हो जाएंगे। अर्थात जो संसाधन खत्म होने वाले वो अलग, मतलब अनवीकरणीय, और जो संसाधन नहीं खत्म होने वाले वो नवीकरणीय संसाधन।
ठीक है। नवीकरणीय संसाधन जैसे कि हमने देखा वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है ना। खत्म हो जाएंगे, वापस बना लेंगे, वापस आ जाएगा। वो क्या है? नवीकरणीय, मतलब जिनको नया किया जा सके। दूसरा है अनवीकरणीय, जिनको नया नहीं किया जा सके, मतलब कि वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, है ना। ये बैटरी की तरह नहीं है कि बैटरी प्लग लगाया वापस चार्ज हो जाएगी, नहीं, ये मतलब कि खत्म हो गया तो हो गया, ठीक है। जैसे देखो रिन्यूएबल एनर्जी, हवा है, हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, जियोथर्मल पावर है, बायोमास है, ये सारी क्या है? ये रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि इन्हें वापस उत्पन्न या फिर बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि ऑयल है, कोयला है, न्यूक्लियर है और नेचुरल गैस है, अगर ये एक बार यूज हो गए, इनको हम दोबारा नहीं बना सकते। सोलर को कितना यूज करो, हवा को कितना यूज करो, हाइड्रो को कितना यूज करो, फिर से बन जाएगी, ये तो खत्म थोड़ी होगी, नहीं होगी सर। जियोथर्मल खत्म थोड़ी होती है, नहीं, धरती के अंदर है ना। जियोथर्मल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि धरती का तापमान, धरती की गर्मी, और पता है कि धरती के बीच में कोर है, वो पूरा जलता रहता है, क्लियर। तो बायोमास है, बायोमास क्या? पेड़ लगा वापस शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है जिनका चक्र चलता रहता है, याद रहेगा, याद रखना है। अगला देखो फटाफट से। अब स्वामित्व के आधार पर, मतलब कि कौन सी बिल्डिंग किसके कब्जे में है, अर्थात किसने किसको बनाया है। जैसे कि व्यक्तिगत संसाधन, वो संसाधन जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के हैं, जैसे कि ये चैनल की बात कर लो, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, मतलब कि मेरा खुद का है, पब्लिक का थोड़ी है। बट यही अगर मैं बात करूं रेलवे की, रेलवे क्या है सर? पब्लिक सेक्टर का है। एरोप्लेन क्या है सर? इंडिविजुअल कह दो, प्राइवेट सेक्टर कह दो, है ना, सेंट्रल या फिर दोनों का कोऑपरेशन कह दो, है ना। हमें पता है ना किस तरह के संसाधन। तो इसमें व्यक्तिगत संसाधन वो जो किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले, मतलब कि जिसका एक समुदाय मालिक हो, या फिर कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, या फिर किसी नगर में कोई स्वास्थ्य केंद्र है, या फिर कोई मंडली है, वो क्या है? वो सामुदायिक, उस समुदाय के स्वामित्व पर है। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय ऐसे संसाधन जो किसी राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। वो क्या है सर? एक नेशन के रिसोर्सेस हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय संसाधन, मतलब कि जो अन्य देशों से जुड़े हुए हैं, ऐसे संसाधन जो सभी देशों से जुड़े हुए हैं, साथ में जुड़े हैं, कोऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। क्लियर? अगला देखो फटाफट से। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है सतत पोषणीय विकास। सर ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पूछता है कि सतत पोषणीय विकास जो है वो क्या होता है। क्लियर? कह रहा है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। मतलब कि संसाधनों का उपयोग और विकास जो है वो भविष्य के ध्यान में रखकर किया जाए, जिससे संसाधन आज के जनरेशन भी यूज कर सके और आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए भी संसाधन जो है वो बचाया जा सके। क्या है? सतत पोषणीय विकास, यही कहलाता है। डेफिनेशन आएगी और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। अगला देखो हम किस पे बारे में बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, गारंटीड है, लिख के ले लो, यहां जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बात खत्म। और कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, इनकी लाइव क्लासेस भी लेंगे। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखो। क्या बात कर रहे हैं हम सर बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी। कब? 3 से 14 जून 1992 को। कब हुई थी बच्चों? 1992 को। कहां हुई थी? रियो डी जेनेरियो। अब इस चीज को आप कभी नहीं भूलोगे। क्यों? बुक में छोटा सा दे रखा है, हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है? देखो टीचर का काम क्या होता है, चीजें तो वही है, पढ़ाने में हमें वही है, पर चीजों को इस तरह से आसान करके बताया जाए ताकि विद्यार्थी जो है वो एक बार में बातों को समझ जाए। रियो डी जेनेरियो क्या है बेटा? जगह का नाम है। ठीक है? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून
1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष, किसके, हर राष्ट्र के 100 से ज्यादा राष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं वो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। क्या है, पहला अर्थ समिट जिसको हम कहते हैं। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया। किसके लिए, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल। मतलब कि सबको पता लग गया इंसान जो है इसका क्या कर रहा है, रिसोर्सेज का दोहन कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। अब ये तो है ना कि इस पृथ्वी को बचाना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पृथ्वी पर सभी रह रहे हैं। तो इन सभी ने मिलकर 100 राष्ट्रों ने मिलकर ये सम्मेलन की मीटिंग आयोजित की थी जिसमें ये विचार किया गया कि क्या तरीके अपनाए जाए जिससे हम इस अर्थ को बचा सकें भविष्य के लिए। ठीक है, तो इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, क्या बच्चों याद रखना मेरी बात, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पहला, फिर क्या कह रहा है, जैविक विविधता, कौन सा, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, इट मींस फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान करी। एजेंडा 21 क्या है, जिसमें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के लिए भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल को लागू किया गया। और किसके लिए, सतत पोषणीय विकास। क्या होता है सर, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। बस इतना सा ये सिंपल सा टॉपिक था जिसको आपको समझना था। आगे देखो, फिर कह रहा है एक और मीटिंग है उसके बारे में चर्चा है। ये क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्लब ऑफ रोम के बारे में कुछ बताइए, तो आपको ये बताना है कि तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल, अब बच्चे बोलते हैं कि सर स्माइल इज ब्यूटीफुल तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये प्रश्न कहां से आ गया। तो बच्चों ये प्रश्न जो है वो इसी पैराग्राफ में से आता है। मैं इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। कौन सी किताब में, स्माइल इज ब्यूटीफुल, किसकी किताब है, सुमेसर की, है ना, 1974 की। तो 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया और इस रिपोर्ट ने क्या किया, सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत करी। और ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी की गई। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। अब ये हुआ था पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, कब हुआ था बच्चों, 1992 में, 1992 में हुआ था। जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सुमेसर ने अपनी पुस्तक 1974 में बताई थी और 87 में क्या हो गया, ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा ये पेश भी किया गया, रिपोर्ट भी तैयार थी, है ना। तो ये बेस बनी किसका, रियो डी जेनेरियो का जो सभा आयोजित की गई थी वो इसी के उपलक्ष्य में यानी इसी को इंस्पायर होके वो आयोजित की गई थी। मतलब ये था कि लोग समझ रहे थे कि इस धरती की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है ना, कि सभी नेशन मिलकर क्या कर रहे हैं, देश को बचाने की, है ना, इस पृथ्वी को बचाने की बात करते हैं। अब यहां पे एक टॉपिक फिर से स्विच होता है, क्यों, बाकी चीजें तो आप पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट चीजें बतानी जरूरी जो एग्जाम में आने लायक है। फिर कह रहा है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, मतलब समय के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति
का खत्म हो जाना, अर्थात समय के साथ धीरे धीरे वो जमीन जो है वो खेती के लिए नहीं रहती बल्कि बंजर हो जाती है। ठीक है, इसी के लिए उसको संरक्षण, उसको बचाने के उपाय क्या करना चाहिए, हमें वनारोपण करना चाहिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वन को लगाया जाना चाहिए गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि भारत में कितने प्रतिशत वन होने का लक्ष्य है, भारत में कितने प्रतिशत वन का लक्ष्य है, वनों का लक्ष्य रखा गया था, कमेंट में बताना है। फिर चारागाहों का उचित प्रबंधन, इसका मतलब क्या है कि जानवर जो है वो वन्य भूमि में घुस जाते हैं और ऐसे नए रेयर स्पीसीज के पौधे जो कभी कभी उगते हैं उनको भी खा जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, इनके लिए फिक्स्ड प्लेसेस जो है वो बना देने चाहिए जिससे ये हर जगह ना घुसे और इनका भी काम चलता रहे और हमारा एनवायरनमेंट है जो भी बचा हुआ रहे। फिर कह रहा है पशु चारण नियंत्रण, की पशुओं को हर जगह चारा खिलाने पर नियंत्रण। मतलब बेसिकली अगर बात करें चारागाहों का प्रबंधन और पशु चारण नियंत्रण, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर है रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण, स्थिरीकरण मतलब क्या होता है, रोक देना, है ना। डिजर्टिफिकेशन सुना आपने, मतलब कि रेगिस्तान का लगातार बढ़ना। होता क्या है कि बालू मिट्टी जो है, रेतीली मिट्टी जो है ना, रेगिस्तानी मिट्टी जो है वो जैसे जैसे फैलती है ना वो जमीन को उसी हिसाब से करती हुई चलती है। तो इससे क्या होता है, इससे रेगिस्तान का विकास होता है और जमीनें जो अच्छी उपजाऊ जमीनें हैं वो भी इससे ढक जाती है। तो क्या करना है, इन्हीं रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार पेड़ लगाकर उनको रोक दो ताकि ये मिट्टी आगे ना फैले और रेगिस्तान को लिमिटेड किया जा सके। इससे क्या होगा, इससे खेती के लिए जो भूमि है उसको बचाया जा सकेगा। फिर कह रहे बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, की बंजर भूमि जो है उसको अच्छे यूज में लिया जाए या फिर उसका रखरखाव इस तरह से किया जाए कि बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया जा सके। फिर है खनन नियंत्रण, मतलब कि माइंस, जो भी खानों से जो मटेरियल निकाले जाते हैं, मिनरल्स निकाले जाते हैं, उन पे नियंत्रण हो, जरूरत से ज्यादा निकाले ना, ताकि क्या होगा, देखो साफ सीधी सी बात है, धरती जो है अपना बैलेंस बना के चलती है। अगर आपने एक तरह से कुछ ज्यादा निकाला तो वो बैलेंस बनाएगी, इक्वल करेगी। तो इससे क्या है, भूकंप है, चक्रवात है, तूफान है, सुनामी, वो सारे आएंगे। तो क्या कहते हैं कि खनन पर नियंत्रण होना चाहिए जिससे उसका दोहन अधिक ना किया जा सके, मिसयूज ना किया जा सके। जैसे आप देखोगे ये जमीन क्या है सर, सूख गई है, पूरी जमीन बंजर जमीन हो गई है और ये फैक्ट्रियों, केमिकलों द्वारा क्या हो रहा है, जमीन को खराब किया जा रहा है इस तरह से। अगला देखो क्या बताते हैं, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों जैसे कि उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मृदाओं के प्रकार या फिर उनका वर्गीकरण। ठीक है, कितनी प्रकार की होती है। पहला है एलुवियल सॉइल। सर ये कौन सी मिट्टी है बच्चों, ये है जलोढ़ मृदा। कौन सी है, जलोढ़ मृदा। ये है काली मृदा, ठीक है। ये है लाल पीली मृदा मिट्टी, ठीक है। ये है लेटेराइट, इसको लेटेराइट मृदा ही बोलते हैं, लेटेराइट मृदा, ठीक है। ये है एरिड सॉइल, यानी कि मरुस्थलीय मृदा, है ना, सूखी मृदा, बालुई मृदा इसको हम कह सकते हैं। फिर है फॉरेस्ट सॉइल, इट मींस जंगली मृदा, है ना। इन सभी की अलग अलग खासियत है। बेसिकली हमें यही याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इंडिया के मैप के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर आपको बेसिकली मिलेगी। बाकी जब आप मैप में स्टेट्स याद करोगे तो आप उसको अच्छे से मार्क कर लेना। अगला देखो यहाँ पे पहला क्या है, जलोढ़ मृदा, जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, इस तरह की दिखती है ना। देखो जलोढ़ मृदा जो है वो भारत के उत्तरी मैदान,
है ना, उत्तरी मैदान या फिर उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी मतलब गंगा का मैदान भी इसको कहते हैं, है ना। यहां पर ये मृदा पाई जाती है और ये मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। चलो इसके बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्या कहती है मृदा? ये कहता है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। क्यों? अरे बहुत ज्यादा उपजाऊ है, दूसरा इसमें पैदावार बहुत अच्छी होती है और भारत की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो इसी मृदा के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि उत्तरी मैदान में आपको भारत की अधिकांश ज्यादा से ज्यादा आबादी देखने को मिलेगी और ज्यादा अन्न का प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं उत्तरी मैदानों में होता है, हिमालय के जस्ट नीचे उतरते ही। फिर क्या कह रहा है? अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जिससे वहां जनसंख्या घनत्व भी क्या है? अधिक है। देखो ये बात मैंने आपको सिंपली बता दी थी। क्यों? क्योंकि हमें पता लग जाता है सर कि अगर कोई मिट्टी जहां पे अच्छी मिट्टी है, खेती अच्छी हो रही है, तो लोग तो वही रहेंगे जहां पे अच्छे रिसोर्सेज हमें मिल सके। तो ये क्या एक तरह का अच्छा रिसोर्स है। फिर क्या कह रहा है? अधिकतर जलोढ़ मृदाएं। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना युक्त होता है, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। आपके अगले पाठों में आपसे पूछेंगे कि चावल के लिए, गन्ने के लिए, अनाजों के लिए, दलहन फसलों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? आपको बताना है कौन सी सर? जलोढ़ मृदा। अब आपको इससे यह भी पता लगेगा कि सर जलोढ़ मृदा है, ठीक है, क्या क्या उगता है? गन्ना है, चावल है, दलहन है, दालें हैं। कहां उगेगी सर? उत्तरी मैदान में। क्यों? सबसे ज्यादा मृदा जो है वो यहीं पर पाई जाती है। पता लग गया ना? मतलब कि हमने एक चैप्टर पढ़ा और अगले वाले 3 चैप्टरों की तैयारी हो चुकी है। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अगला देखो, अब हम बताते कि भारत में जलोढ़ मृदा कहां पाई जाती है। तो ये पूरा उत्तरी मैदान जो आप देख रहे हो ना, और ये वाला एक बेल्ट जो है, यहां पे पूरी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसके अलावा भारत का पूर्वी क्षेत्र जो है, ये इस कलर का, ये तटीय मैदान, यहां पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा मतलब क्या है? अच्छी खेती, है ना, अच्छी खेती। और हमें पता लग गया सर क्या है? चावल है ना, गन्ना है, दलहन है ना, गेहूं है, ये फसलें जो यहां पर उगती है। और ये क्या करती है? ये अपने अंदर उमस यानी ह्यूमस को जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखती है ना, जिससे लंबे समय तक होता है। और इसके अंदर पोटास है ना, पोटास है, चूना युक्त है। तो इसमें उर्वरक जो है वो भी अच्छे हैं। इट मींस इसका प्रोडक्ट कैसा होगा? अच्छा होगा। अगला देखो क्या कह रहा है हम? काली मृदा। काली मृदा कपास, काली मृदा कपास। देखो काली मृदा का कपास जो है वो वर्ल्ड फेमस है। पता है आपको कि भारत किसके लिए फेमस है? सर अच्छी क्वालिटी के कपास के लिए काफी फेमस है ना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की यानी बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि कपास सबसे ज्यादा काली मृदा में अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? सर इन मृदाओं का रंग काला है, हमें पता लग गया क्यों काली मृदा है। इसे काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं। इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। अब आपसे काली मृदा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा रेगर मृदा जो है, रेगुर मृदा जो है वो कहां पाई जाती है। तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। मिट्टी बारीक बारीक कण होते हैं इसके अंदर, है ना, अपने अंदर काफी अच्छा न्यूट्रिएंट है वो बचा के रखती है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, अर्थात कि सबसे अधिक ज्यादा नमी जो है इनके अंदर रहती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। अथाह भंडार मिलते हैं इसमें मैग्नीशियम के, पोटास के, है ना, चूने के और कैल्शियम कार्बोनेट के, है ना। किसके लिए उपयुक्त है? सर कपास के लिए। किसके लिए बच्चों? कपास के लिए। और ये मृदा कहां पाई जाती है? काली मृदा जो है बच्चों भारत का जो मध्य हिस्सा है, पठारीय क्षेत्र है ना, दक्कन का पठार लगभग पूरा तो नहीं पर हाँ कुछ हद तक जो ये कवर करता है, ये पूरी क्या है? काली मृदा है। और पश्चिम में गुजरात वाले एरिया में और पूर्व में आपको कम यानी मध्य भारत में सर्वाधिक काली मृदा देखने को
मिलती है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, याद रखना है। अगला देखो किसकी बात कर रहे हैं, लाल और पीली मिट्टी की। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्ष वाले, है ना, मतलब कि कम वर्ष नहीं है, कम वर्षा वाले भागों में ये विकसित हुई है। कहां पर, दक्कन का पठार, जिस जो पठार जो है भारत के ज्यादातर दक्षिणी भाग को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिणी भाग को ज्यादातर कवर करता है। कौन सा, दक्कन का पठार। और उसी दक्कन के पठार में ये लाल पीली मृदा जो है बच्चों पाई जाती है। अब ये लाल पीली मृदा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य गंगा का मैदान दक्षिणी छोर पर और पश्चिम घाटी क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। याद रखना है, बिल्कुल रखना है। फिर क्या करें, इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है, यानी कि रेड ऑक्साइड किसके अंदर होता है सर, लोहे के अंदर होता है। मतलब कि जहां पर फेरस, है ना, आयरन जो है, लोहा जो है वो अधिक मात्रा में इन चट्टानों में पाया जाता है, इसीलिए इस मृदा का रंग कैसा है, लाल है ना। अगर पूछे बता देना किसके कारण, लोह धातु के प्रसार के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। अगला देखो ये कहां पे पाई जाती है सर, ये देखो ये पूरा एरिया जो है वो क्या है बच्चों, ये लाल मृदा का है। क्या है, ये वाला एरिया जो है लाल मृदा का है। और भारत का पूर्वी हिस्सा, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में ये मृदा पाई जाती है। कौन सी बच्चों, लाल मृदा। अब फिर बात करते हैं लेटराइट मृदा की, जो दिखती लाल मृदा जैसी है पर है कौन सी, लेटराइट मृदा। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है ये। ठीक है, और मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां, कर्नाटक, केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, असम और पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखो लाल मृदा है ना, जो लगभग सूखी सी दिख रही है, क्यों, क्योंकि ये वहां पाई जाती है जहां पर कम बारिश होती है, तो इसलिए थोड़ी ड्राई दिखेगी। वहीं पर लेटराइट मिट्टी जो है वो अधिक बारिश वाली जगह पर होती है। इट मींस कि मिट्टी की क्वालिटी हमें देख के पता लगानी है भाई कौन सी है, लेटराइट है कि लाल मृदा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। मतलब क्या है, ये मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ है। क्या है बच्चों, कम उपजाऊ है ये मिट्टी। बस याद हो गया हमें, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा काफी कम पाई जाती है। क्यों दिख रहा है वो तो हमें, इतनी बारिश के बावजूद ये क्या है, थोड़ी ड्राई ड्राई लगती है। मतलब कि हम अच्छे से रेड यानी लाल मृदा और लेटराइट मृदा में फर्क अब जानते हैं। अगला देखो ये कहां कहां पर होती है लेटराइट, ये वाला जो ऑरेंज वाला एरिया है ना, जितना है ना, यहां पर ये लेटराइट मृदा जो है बच्चों पाई जाती है ना। और जिन जिन जगह का नाम बताया ये वहीं पर है। कहां कहां मिलेगी सर आपको, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला देखो, अगला क्या है अगला हमें कह रहा है मरुस्थलीय मृदा। सर कहां पाई जाएगी, मरुस्थलों में। कहां है सर, भारत का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, जैसलमेर। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। खेती तो होती है इसके अंदर। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जलवाष्प मतलब कि पानी का भाप बनकर उड़ना, ये प्रोसेस बहुत तगड़ा चलता है, इसलिए मिट्टी भूरी भूरी सी होती है। भूरी भूरी मतलब कि बहुत बारीक कण होते हैं इस मिट्टी के अंदर। ह्यूमस यानी कि नमी बिल्कुल भी नहीं होती, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ती है यहाँ पर। फिर नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, जिसके लिए भारत की लूणी नदी फेमस है। कौन सी, लूणी नदी फेमस है ना। लूणी मतलब क्या होता है, नमक। राजस्थानी में लूण को नमक बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो, फिर हमारे सामने बात कर रहा है कि ये मृदा यानी मरुस्थलीय मृदा जो है ये पाई कहां जाती है सर, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, है ना। ये कौन सी है, ये रेगिस्तानी मृदा है। बस याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं,
सब कुछ तो पढ़ लिया हमें। फिर बात करते हैं वन मृदा, वनों में पाई जाने वाली। वन कहाँ है? भारत का पूर्वी और मध्य भारत का हिस्सा। वन मृदा की बात करते हैं। चलो क्या कह रहा है, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, रेन फॉरेस्ट उपलब्ध है, जिसकी बात कर रहे हैं हम। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है ना, कि भैया ऐसी जगह जहां पे छेड़खानी ज्यादा इंसान नहीं करते और समय के साथ अच्छी वनस्पति हो जाती है, मिट्टी भी ठीक है और वनों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे मोटे कणों का होता है। मतलब कि अगर हम देखेंगे नदियों के मुहाने पर डेल्टा क्षेत्रों में तो ये बहुत चिकनी मिट्टी टाइप की होती है, और वहीं अगर हम थोड़ा उत्तरी हिस्से में चले जाएं, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं, जैसे कि गंगा का तटीय मैदान। फिर आगे देखो क्या है कि सर ये फॉरेस्ट पाई कहां जाती है? माउंटेन सोइल, भारत का पूर्वी हिस्सा और भारत का उत्तरी हिस्सा, ज्यादातर वन कहां है? इन्हीं एरियाज में है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? वर्षा कहां होती है? कहां भारत में बताना है, जगह का नाम काफी फेमस, अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप। फिर देखो क्या है, मृदा अपरदन और संरक्षण। अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा का कटाव के साथ, हवा के साथ, भूकंप के साथ, पानी के साथ बह जाना, जिससे उपजाऊ मृदा तो चली गई, पीछे बची बंजर भूमि जो कोई काम की नहीं है। अर्थात मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं, जिससे मिट्टी क्या है, जो मिट्टी की ऊपरी परत है ना, जो उपजाऊ होती है, जो पौधों को हेल्प करती है उगने में, है ना, उर्वरक प्रदान करती है पौधे को, प्लांट को, फसल को, वो तो पानी, हवा और हिमनदी के साथ बह जाती है, पीछे बचती है नीचे बंजर भूमि जो कोई काम की नहीं होती। मानवीय कारक क्या है इसके? जैसे वनों का उन्मूलन है, अति पशुचारण है, निर्माण है, खनन है, ये सारे मृदा अपहरण के मानवीय कारक हैं। फिर मृदा संरक्षण के उपाय क्या करना है? सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि, मतलब कि स्टेप फार्मिंग की बात कर रहा है, जहां पे फार्मिंग नहीं की जा सकती या फिर पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ऐसे गलियारों में, है ना, ऐसे फ्लैट सरफेस में रुक रुक के खेती की जाती है, और यहाँ पर ऐसे प्रबंध किए जाते हैं जिससे ये मिट्टी जो है बहे ना पानी के साथ। और ऐसी खेती के लिए चाय या फिर कॉफी की फसल उपयुक्त है, जिसमें ठहरा हुआ पानी की जरूरत नहीं पड़ती, पानी लगातार चलता रहता है। क्लियर? फिर क्या है? पट्टी कृषि, मतलब कि खेतों में पट्टियां लगाकर, जिससे क्या हो, जिससे मृदा उड़े ना, है ना, अपरदन ना हो, ज्यादा दूर ना जा सके। क्लियर? चलो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का चैप्टर जो है आई होप 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि हमारा टारगेट यही था, मतलब कि हुआ है। ठीक है, कैसा लगा हमारा वीडियो? क्योंकि काफी समय बाद आपको एसएससी का कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं 100 लाइक्स की, है ना, 100 लाइक की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल टारगेट आपको दिया जाता है, आप लाइक करवाए, जैसे भी करवाओ। ठीक है, जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है, नया देख रहा है, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।